1 रुपए की परचेजिंग पावर 972 मिली वोल्ट था और 12 चांदी के सिक्के के बराबर एक गोल्ड स्टैंडर्ड था। सोने की मोहर के नाम से जिसको लोग जानते थे, जिसकी वजन 12.25 ग्राम का था। 12.25 ग्राम का सोने का वह मोहर, उसकी क्रय शक्ति और 12 चांदी के सिक्के की क्रय शक्ति एक बराबर थी। जैसे आज 100 सिक्का लेकर बाजार में चले जाइए, चाहे 100 का नोट लेकर चले जाइए, जितना सामान 100 सिक्के में आपको मिलेगा उतना ही सामान 100 के नोट में आपको मिलेगा, क्योंकि दोनों की परचेजिंग पावर बराबर है। उसी तरह से सोने का एक सिक्का उस समय लेकर बाजार में लोग जाते थे, उस मोहर से जितनी सामान मिलती थी उतना ही सामान 12 चांदी के सिक्के में भी मिल जाया करता था। बाद में क्या हुआ, विक्टोरिया ने 1870 में उसमें तब्दील किया, चोरी का रूप अपनाया। किस तरह से आतंक की डकैती डाल करके भारत की जनता को लूट लिया जाए, उसका उसने जो है फार्मूला अपनाया। 1870 में जो 12 चांदी के सिक्के के बराबर एक गोल्ड स्टैंडर्ड था, एक सोने की मोहर थी, उसको 15 चांदी के सिक्के में तब्दील कर दिया। जब 15 चांदी के सिक्के में उसको विक्टोरिया रानी ने तब्दील कर दिया, तो जो 1 रुपए में 972 मिलीग्राम सोना उसका परचेजिंग पावर था, वो घट करके 777 mg गोल्ड हो गया। पहली डकैती विक्टोरिया रानी ने हमारे देश के ऊपर 1877 में डाली। उसके बाद क्या हुआ, 1906 में कॉइनेज एक्ट बना और पेपर करेंसी बाजार में आई। ये कागज का रुपया, जो चांदी का रुपया था उसके जगह पर जो है पेपर करेंसी का सूत्रपात हुआ। उस समय चांदी के रुपए की जो परचेजिंग पावर थी, वह परचेजिंग पावर कागज के 1 रुपए में निहित की गई। उस समय बाजार में कोई चांदी का 1 रुपया लेकर जाता था, कोई कागज का 1 रुपया लेकर जाता था। जितना सामान चांदी के 1 रुपए में मिलता था, उतना ही सामान कागज के 1 रुपए में मिल जाता था। दोनों की परचेजिंग पावर समान थी। धीरे धीरे कागज के रुपए का प्रचलन आया। 1934 में ब्रिटेन ने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया और उसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, यानी उस रुपए की जो परचेजिंग पावर थी वह गोल्ड थी, और उस गोल्ड को रिजर्व बैंक में रिजर्व रखा गया और पेपर करेंसी का पूरा चलन किया गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि रुपए की परचेजिंग पावर को घटाती गई विक्टोरिया रानी, और हमारे ऊपर ये लूटपाट डकैती डाल दी गई। धीरे धीरे ये लूटपाट डकैती चलती रही, कमाई हम करते रहे, लेकिन हमारी सारी संपत्ति लूट करके ब्रिटेन जाता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस चीज को देखा और जो है ऐलान हुआ जंग का, जितने जो है हमारे देश के नौजवान थे क्रांति के लिए वो मैदान में उतरे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब ये देखा कि जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी से भारत की जनता लेन देन करेगी, ये लूटपाट जो डकैती नकल की ब्रिटेन डाल रहा है उसको रोका नहीं जा सकता। उस डकैती को रोकने के लिए हमारे इंदिरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो शहीदों के गुरुदेव हैं, उन्होंने ये तरीका अपनाया। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद बैंक की स्थापना किया। आजाद हिंद बैंक करेंसी मैदान में आई, जो बर्लिन लॉ से रजिस्टर्ड है, जिसको 9 राष्ट्रों ने मिलकर के मान्यता दिया, जिसकी परचेजिंग पावर जो भारत की करेंसी रही, वही परचेजिंग पावर उसमें निहित की गई। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद बैंक करेंसी की स्थापना किया, सूत्रपात किया, उसकी परचेजिंग पावर आज भी 1 रुपए में 972 मिलीग्राम सोना है, और वो हमारा भारतीय रुपया है। और ये आज भी जो है, जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
जिसका संचालक आज भी ब्रिटेन है और रोज ब्रिटेन के लंदन पार्लियामेंट में बैठ करके इस रुपए का डिवैल्यूएशन किया जा रहा है, उसकी क्रय शक्ति को घटाया जा रहा है और जबरदस्त आकर की डकैती हम भारतवासियों पर डाली जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद बैंक का सूत्रपात किया, वो करेंसी मैदान में आई और उसके बाद जो है ये जो कांग्रेसी थे, ये पद लोग गद्दी के लिए लालची मैदान में उतर पड़े और इन्होंने जो है ब्रिटेन से समझौता करने का, उसका ऑफर स्वीकार करने का, ये लोगों ने जो है उसके शर्त को स्वीकार करने का इन लोगों ने बिल्कुल तैयारी कर लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब यह खबर मिली, रखिए बुक को तब तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब इसकी खबर मिली कि ब्रिटेन के ऑफर को ये कांग्रेसी स्वीकार करने जा रहे हैं और देश को डोमिनियन स्टेट बनाने जा रहे हैं, देश की जनता को आर्थिक गुलामी में झोंकने जा रहे हैं, 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐलान किया कि आए भारतवासियों और कांग्रेसियों, तुम ब्रिटेन से समझौता मत करो, लेकर के घूम जाओ, उसके ऑफर को स्वीकार मत करो, इस देश को डोमिनियन स्टेट मत बनाओ, देश को आर्थिक गुलाम मत बनाओ। लेकिन ये जो जवाहरलाल नेहरू और उसके सहयोगी कांग्रेसी थे, इन लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फरमान को नहीं माना। इनके अंदर पदलोलुपता थी, गद्दी की लालच थी कि हम किसी तरह से गद्दी पर आसीन हो जाए, हम यहाँ का राजा बन जाएं, इसकी लालच उनके अंदर थी। देश रहे या जहन्नुम में चला जाए, भारत की जनता रहे या वो खंडहर में चली जाए, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। इसको मतलब केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को था। इन लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस फरमान को अस्वीकार कर दिया और ब्रिटेन से समझौता करके देश को डोमिनियन स्टेट बना दिया और आर्थिक गुलाम बना करके हम भारतवासियों को जो है रख दिया। आज भी हमारी लूटपाट डकैती उसी तरह से हो रही है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इन लोगों ने विश्व अपराधी करार दिया और इन लोगों ने उसके ऑफर पर ये दस्तखत कर दिया, स्वीकार कर लिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भी मिलेंगे, हम मृतक या जिंदा जैसे भी मिलेंगे आपके हवाले कर देंगे। तो मैं पूछता हूँ, भारत के नौजवानों और पढ़े लिखे लोगों, क्या यही दायित्व और जिम्मेदारी है भारत का? हम पढ़े लिखे नौजवानों का क्या यही दायित्व और जिम्मेदारी है कि हमारा देश लूटा जाए, हमारे घरों में जो है ये हल्ला बोल डकैती डाली जाए और हम चुप्पी साध के बैठे रहें और उन्हीं दलालों का समर्थन करते रहें? क्या यही दायित्व और जिम्मेदारी है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये अहम सवाल है, आप लोगों का क्या दायित्व और जिम्मेदारी है? आपके इस पढ़ाई का क्या अस्तित्व है जब देश की रक्षा आप नहीं कर सकते, इस भारत की रक्षा नहीं कर सकते और आपके गांव में जो डकैती पड़ रही है उस डकैती को रोकने में अगर आप सक्षम नहीं रह सकते तो आपकी ये जिंदगी किस काम की है? इस चीज को आप लोग समझिए। तो ये लड़ाई है, इसके लिए सत्याग्रह चल रहा है। 2010 में जो है ये स्वाधीन भारत ने ऐलान किया और कुशीनगर जनपद से ये विधिक सत्याग्रह संदेश यात्रा निकाली गई, 4 प्रांतों का दौरा हुआ। फिर उसके बाद 2011 में निकाला गया ये विधिक सत्याग्रह संदेश यात्रा, फिर 2012 में निकाला गया, फिर 2013 में निकाला गया और फिर 2014 में जो है ये सत्याग्रह 11 जनवरी को सागर मध्य प्रदेश से चला और संदेश देते हुए इस सत्याग्रह का ये 15 मार्च को आकर के इस जवाहर बाग मथुरा में जो है सत्याग्रह पर ये बैठ गए। तब से अनवरत ये सत्याग्रह चल रहा है। ये विधिक सत्याग्रह है, ये रूल ऑफ लॉ का लड़ाई है, ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का लड़ाई है। लेकिन आज ये अधिकारी जो है, ये मथुरा का डीएम और ये मथुरा का एसपी जो है, ये आईएएस और आईसीएस अधिकारी ये चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। क्या इनका यही दायित्व है, यही कानून का रही है, यही भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कह रहा है कि आज 8 महीने से जवाहर बाग में ये सत्याग्रह पर
पर लोग बैठे हुए हैं, भारत के विभिन्न प्रांत के कोने कोने से लोग इसमें शरीक हैं, लेकिन ये मथुरा का डीएम और ये मथुरा का एसपी उसके काम पर आज तक क्यों नहीं देगा। वो पूछने तक नहीं आई कि आखिर क्या वजह है कि ये सत्याग्रह किस लिए हो रहा है, किस लिए आप लोग बैठे हुए हैं। अरे मेरे नौजवानों, बच्चों एवं बच्चियों, यह वक्त जो है चुप्पी साध कर बैठने का नहीं है, चुप्पी साध करके बैठने का नहीं है। ये समय हमको आपको जो है इस जंग के मैदान में खुलेआम उतरना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिना इसके जो है आपका अस्तित्व रहने वाला नहीं है, आपका अस्तित्व खतरे में है। आप पढ़ लिख करके योग्यता प्राप्त कर लेंगे, घरों में जो है तबाही पड़ी रहेगी, क्योंकि रुपए का डिवैल्यूएशन हो गया, उसकी क्रय शक्ति घटा करके, उसकी परचेजिंग पावर घटा करके 1 रुपए में आधा मिलीग्राम गोल्ड कर दिया गया, जिससे 1 रुपया लेकर के बाजार में आप जा रहे हैं तो कोई सामान बाजार में मिल नहीं रहा है, इतनी उसकी परचेजिंग पावर घट गई। और जब ये ब्रिटेन जो है वह भी आधा मिलीग्राम गोल्ड उस जो है रुपए से खत्म कर देगा, तो जो जर्मनी की स्थिति हुई थी 1934 में, वही स्थिति हम भारतवासियों के लिए खड़ी हो जाएगी। वो इतिहास, वहां के लोग जीवन भर की कमाई को झोले में लेकर के बाजार में जाते थे, लेकिन एक झोला सामान बाजार में नहीं मिलता था। वही स्थिति आज खड़ी हो गई। यह स्थिति किसने खड़ा किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू और उसके सहयोगियों ने खड़ा किया। ये जितने जवाहरवादी हैं इस देश की सत्ता में, जितने, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठने वाला हो, चाहे विधानसभाओं में बैठने वाले हो, ये खुलेआम ब्रिटेन के दलाल हैं। ये मोदी ब्रिटेन का दलाल है, ये चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव ये ब्रिटेन का दलाल है, और ये चुनाव कराने वाला जो चुनाव आयोग है हमारे भारत का, ये भी ब्रिटेन का दलाल है। ये सब ब्रिटेन के दलाल हैं, और हम जो हैं पराधीनता को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। इस वतन पर हम लोग फिदा हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन पराधीनता कबूल करने वाले हम नहीं हैं। हम पराधीनता को नहीं कबूल करेंगे। हम स्वाधीन भारत हैं और स्वाधीन भारत रहेंगे। और हमारे देश के एम्परर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिनको 9 राष्ट्रों ने जो है मान्यता दिया, हमारे एम्परर वो हैं। उनके पास उन्होंने जो है ये सिक्का चलाया, भारतीय सिक्के पर जो है, जो आजाद हिंद सिक्का है, उस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज भी तस्वीर है। वो हमारे देश के एम्परर हैं। तो वो हमारे देश के एम्परर हैं, ये एम्परर नहीं है, ये तो ब्रिटेन के दलाल हैं। और इनको हम समर्थन दे करके ये चाहें कि हमें खुशहाली मिले, तो आए मेरे देश के नौजवानों और पढ़े लिखे लोगों, हमें खुशहाली कभी मिलने वाली नहीं है। आज पढ़ लिख करके जब देश के अंदर नौकरी नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, घर में तबाही पड़ी रहती है, तो आप विदेश जाते हैं मजदूरी करने के लिए। इसका वजह क्या है? हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन, हमारे रुपए की जो क्रय शक्ति घटाई गई, यही कारण है कि आपको मजदूरी करने के लिए दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है। जिस दिन हमारे रुपए की परचेजिंग पावर अपने जगह पर चली आएगी, 1 रुपए में आपको इसी भारत के पेट्रोल पंपों पर 60 लीटर डीजल मिलेगा और 40 लीटर पेट्रोल 1 रुपए में आपको मिलेगा। ये गणित करके, कैलकुलेट करके हमारे स्वाधीन भारत के प्रणेता महोदय जी ने ये विश्व के अर्थशास्त्रियों को चैलेंज कर दिया और गणितज्ञों को चैलेंज कर दिया कि अगर कोई भी जो है गणितज्ञ है, कोई भी अर्थशास्त्री है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फार्मूला ये मैदान में लेकर के आजाद हिंद सरकार आई है, उससे 1 रुपए का 60 लीटर डीजल आ रहा है, 1 रुपए का 40 लीटर पेट्रोल आ रहा है। कोई मारी का नाम गणितज्ञ अगर भारत की धरती पर है तो मैदान में आ जाए और उसको गलत काट दे। पूरे भारत की धरती पर आजाद हिंद
सरकार ने घूम के चैलेंज किया, कोई माई का लाल मैदान में नहीं आया। ये खुला ऐलान किया जा रहा है, आजाद हिंद सरकार खुला इस मंच से घोषणा कर रही है, लेकिन ये ब्रिटेन के दलाल जो हैं ये सारे चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। ये चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं ब्रिटेन के दलाल। लेकिन आए मेरे नौजवानों, इनके चुप्पी साध कर बैठने से काम नहीं चलेगा। ये रावण है, रावण। ये मोदी रावण है। ये जितने विधानसभाओं में बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, ये रावण हैं, ये दुर्योधन हैं, ये कंस हैं, और इनके अंदर मानवता नाम की चीज नहीं रही। इंसानियत का इन्होंने नामो निशान मिटा दिया और धरती पर इन लोगों ने रावण राज्य स्थापित कर दिया। इन लोगों ने कंस राज और दुर्योधन राज्य स्थापित कर दिया। इतना बड़ा मनमानीपन का राज हिंदुस्तान की धरती पर आ गया और ये गुंडा राज हिंदुस्तान की धरती पर चला रहे हैं। ये गुंडा राज चलेगा? आप लोग इसका समर्थन करेंगे? तो आए मेरे देश के पढ़े लिखे नौजवानों, बच्चे एवं बच्चियों, तुम लोग मैदान में निकलो, मैदान में निकलो और ये संकल्प करो कि शहीदों का जो संकल्प था, ये शहीदों का संकल्प है। संकल्प है शहीदों का देशभक्तों की मंजिल। शहीदों के उस संकल्प को लेकर के ये देशभक्त जो है मैदान में टिके हुए हैं और ये सत्याग्रह चल रहा है। जब ये ब्रिटेन के दलाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऑफर को नहीं मानते, उसका स्वीकार कर रहे हैं, ये गुंडा राज बनाने में लगे हुए हैं, तो आए मेरे देश के नौजवानों, ये क्या होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज तक उनको मृतक भी घोषित करने वाला कोई नहीं इस धरती पर मिला। अगर कोई मिला तो मृत्यु सर्टिफिकेट वो जारी करे इस देश के अंदर। लेकिन ये कितना बड़ा राज इन लोगों ने छुपा करके रखा हुआ है, तो इस चीज को आप लोग समझिए। अब चूंकि समय कम है, कम समय में जो है ये मूल विषय आप लोग समझ लीजिए कि ये आर्थिक आजादी का लड़ाई है। हमारे देश के एम्परर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे एम्परर हैं और वो हमारे गुरुदेव हैं। और जब हम मैदान में ये लड़ाई लड़ते रहेंगे तो ये निश्चित है कि जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छुपाने में लगे हुए हैं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान में आएंगे और उनका फार्मूला मैदान में आएगा, उनकी करेंसी मैदान में आएगी और भारत की धरती पर उस आजाद हिंद करेंसी से लेन देन होगा। और जिस दिन आजाद हिंद करेंसी से हमारे देश में लेन देन होगा, उसी दिन इस धरती पर जन्नत चली आएगी, स्वर्ग आ जाएगा। और महात्मा गांधी जी से राज्य राम राज्य की कल्पना करते थे, वह राम राज्य भी इस धरती पर आ जाएगा और भारत के अंदर खुशहाली आ जाएगी, सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे और आपको विदेशी मुल्कों में नौकरी करने के लिए नहीं जानी पड़ेगी। विदेशी मुल्क के पढ़े लिखे लोग वो नौकरी करने के लिए भारत में घुटना टेकेंगे। ये लड़ाई तो चूंकि समय थोड़ा है, थोड़े में ही आप लोगों को अवगत कराया गया, तो बस इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय सुभाष। अच्छा आइए महाराज, आइए। जय हिंद, जय सुभाष। नमस्कार सभी को। यहाँ के मैनेजमेंट से और जो भी जानकार लोग हैं उनसे छोटा सा प्रश्न है कि अगर बाबा जय गुरुदेव जी ही सुभाष चंद्र बोस है तो सामने का है यार, तो इसका भी तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमें पता है सुभाष चंद्र बोस जी कलकत्ता की तरफ के थे, उनके माता पिता का नाम भी कुछ और था, खैर मुझे याद नहीं अभी। और जो बाबा जय गुरुदेव जी हैं वो शायद इटावा की तरफ के थे, उनका जन्म हुआ वहां पर और उनका नाम गांव का भी नाम मुझे आता था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उनके माता पिता का नाम भी अलग है, तो ये कैसे प्रूव होगा कि वो वही है? देखिए सर, आपका सवाल बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन इस चीज को आप समझिए। 1975 में कानपुर फूलबाग के मैदान में
सुभाष वाहिनी के संयोजक हीरालाल दीक्षित, उन्होंने जो है हिंदुस्तान की धरती पर घूम करके ये घोषणा किया कि 23 जनवरी 1975 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां अपने मंच पर आएंगे। इसका पूरे धरती पर ऐलान हुआ और हीरालाल दीक्षित ने यह घोषणा किया था कि अगर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कानपुर फूलबाग के मैदान में नहीं आएंगे तो मुझे दिल्ली के चांदनी चौक के बिजली के खंभे में बांध करके और जो है मुझे गोली से उड़ा देना। ये उनका चैलेंज था। 23 जनवरी 1975 का जब वक्त आया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए 30 फुट का अलग ऊंचा मंच बना हुआ था। एक अलग मंच था और लोगों के लिए लाखों की भीड़ वहां मैदान में इकट्ठी हुए थे। जब घड़ी के समय से 5 बजा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस मंच पर बेड़ी वाले बाबा, जिनको जय गुरुदेव के नाम से जानते हैं, वह उस मंच पर उपस्थित हुए और उन्होंने उस मंच से जो लाखों की भीड़ इकट्ठा थी उस भीड़ को सलूट मार करके और अभिवादन किया। 45 मिनट उन्होंने उस मंच से स्पीच दिया। लेकिन आए मेरे देश के पढ़े लिखे लोगों, मैं आपसे ये सवाल करता हूं, क्या इस देश के जो है सरकार की दायित्व और जिम्मेदारी क्या थी? यहाँ के जो है पत्रकारों की क्या दायित्व और जिम्मेदारी थे? ये मीडिया का क्या जिम्मेदारी था? इन लोगों ने 45 मिनट में जो नेताजी बेड़ी वाले बाबा ने जो स्पीच दिया, उनका एक भी शब्द रेडियो और अखबार पर नहीं आया, उनकी एक भी आवाज नहीं उठाई गई। क्या वजह था? दूसरी चीज, ये लड़ाई जब लड़ी जा रही थी 1975 में ही मई के महीने में बेड़ी वाले बाबा को उठा करके ये प्रशासन ने 21 महीना के लिए सेंट्रल जेलों में डाल दिया। वो आगरा सेंट्रल जेल में रहे, बरेली सेंट्रल जेल में रहे और जो है बंगलौर सेंट्रल जेल में रहे। फिर दिल्ली जो है तिहाड़ जेल से उनको 21 महीने के बाद रिहा किया गया। हाँ, संक्षेप में आपको बता रहे हैं। तो इस चीज को समझिए। टिपिकल में कह दें तो आपकी समझ में 1% भी नहीं आएगा, फिर वही सवाल नाचता रहेगा। तो 21 महीने के बाद जब बाबा जी को जब छोड़ा गया तिहाड़ जेल से, जब ये स्वाधीन भारत ने जो है इन जेलों से जब मांग की कि बेड़ी वाले बाबा, जिनको जय गुरुदेव के नाम से जानते हैं, जब आप लोगों ने उनको जेल के अंदर रखा तो उनका एक्चुअल प्रोटेक्शन, इस चीज को ध्यान से आप लोग समझिए। ये उन जेलों से मांग किया गया आरटीआई के तहत कि जिन व्यक्ति को आपने जेल के अंदर 21 महीना रखा, उस व्यक्ति का एक्चुअल प्रोटेक्शन क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, वह व्यक्ति किस गांव में पैदा हुआ, उसके माता पिता का क्या नाम है, ये सारी चीज जो है आरटीआई के तहत रखी गई। लेकिन ये जितने जेलों में वो रहे, ये जवाब देने के लिए सक्षम नहीं रहे। दिल्ली तिहाड़ जेल ने क्या जवाब दिया कि जिस व्यक्ति को इस जेल के अंदर रखा गया, ये सत्य है कि जेल के अंदर वो रहे और उनको छोड़ा गया, लेकिन उनका कोई एक्चुअल प्रोटेक्शन जेल के अंदर नहीं है।